हे विनर्स, सबसे पहले तो इस बुक रिव्यू की सीरीज पर आप सबने जो प्यार दिया उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और आज इस सीरीज में जो बुक आपके लिए लेकर के आया हूँ, इस बुक को टाइटल दिया गया द मोस्ट इंस्पायरिंग बुक ऑन वेल्थ एवर रिटन। क्या बात है। और ये बुक 8,000 साल पुरानी सभ्यता से इसमें कुछ लेसन्स लिए गए और ये जितने उस समय वैलिड थे उससे ज़्यादा आज ये वैलिड है, उससे ज़्यादा आज इनकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने का सही समय है। क्योंकि आज खर्चा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आज अपनी ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस बुक के लेसन्स मेरे ख्याल इंसान को फाइनेंशियली प्रूडेंट तो बनाते ही हैं, बल्कि किसी भी पर्सन की लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ब्लिसफुल बना सकते हैं अगर हम इन वेल्थ के लेसन्स को समझ जाएं, जो कि इस बुक में दिए गए, जिस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो आज इस बुक से कुछ लेसन्स शेयर करूंगा। बुक बहुत छोटी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 150 पेजेस की बुक है सिर्फ, लेकिन छोटी सी टाइनी सी बुक है। लेकिन इसमें जो लेसन्स हैं, अगर कोई इंसान जो फाइनेंशियल प्रूडेंट होने की जर्नी पर है, अगर इसको समझ ले तो उसकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकते हैं। तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन स्टोरी फॉर्मेट में चलती है। को बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज में बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, लेकिन मेनली इसमें 4 लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2 दोस्त हैं जिनका नाम है कॉबी और बंसीर, जो कि फाइनेंशियली उतना अच्छा ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से उधार मांगते रहते हैं। जब देखो वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दिन डिस्कस करते हैं कि यार हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था अरकत, हमारी ही तरह था, ज्यादा पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट नहीं था, गेम्स में भी वो हमसे खास जीतता नहीं था, हमारी ही तरह था, लेकिन लाइफ में आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया हुआ है। उसी को बोला गया द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और कहते हैं राजा जो है बेबीलोन का, वो भी उससे ही सलाह लेकर के अपने गोल्ड को कैसे इन्वेस्ट करना, कहाँ क्या करना, उससे ही पूछता है। तो क्यों ना जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ इतनी गड़बड़ है, अरकत से जाके पूछें कि वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कैसे हुआ। तो वो अरकत के पास जाते हैं, तो ठीक अरकत से जब वो पूछते हैं तो अरकत भी यही बात बोलता है कि ऐसे ही जैसे तुम आज मेरे पास कुछ लेसन्स लेने आए हो, मुझे भी एक मेरे मास्टर ने कुछ लेसन्स दिए जिसका नाम था अलगमाश। खैर आगे एक लंबी स्टोरी फॉर्म होती है, लेकिन ये जो लेसन्स हैं इस बुक से, ये कुछ अब आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इस बुक को कहा गया द मोस्ट इंस्पायरिंग बुक ऑन वेल्थ एवर रिटन, तो हो सकता है आज इस बुक से आपको कोई ऐसा लेसन मिले जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत हाइट्स पे ले जाए, आपको वेल्दी बनाए और आपकी जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। तो सबसे पहला लेसन जो इस बुक से मिलता है वो ये कि कंट्रोल दाई एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए। अब सुनने में तो ये बड़ी छोटी सी बात लगती है कि हाँ ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए अपने एक्सपेंसेस को, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे की साइंस समझो कि क्यों हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना हो पाना। कई बार इमोशंस हावी हो जाते हैं और हम अपनी बहुत सारी सेविंग, सालों की कमाई या वो कमाई जो अभी तक आई भी नहीं है उसे भी धक्का लगा देते हैं क्रेडिट पे या लोन पे या ईएमआई पे लेकर के कि ये हमें अभी चाहिए। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है जिससे हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या, अगर रेशो हो तो मैं इसको 99.5% बोलूंगा। 99.5% लोग जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लेते हैं। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने कहा कि मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने सेविंग बढ़ाई। और एक सही बात बताऊं कि अगर हम इमोशन के बहाव में बह करके कोई एक्सपेंसिव आइटम ले लेते हैं तो भी वो इमोशन उतनी ही देर लास्ट करता है, और अगर हम उस इमोशन के बहाव में नहीं बहते तो भी वो इमोशन उतनी ही देर लास्ट करता है। जी हाँ, कोई भी इमोशन टेम्परेरी होता है। इमोशन की एक उम्र है बड़ी छोटी सी, जिसके बाद वो फेड अवे होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट आपने कई बार कोई मूवीज देखी होंगी, मूवीज देख के हम देखने जाते हैं तो हम भी उसमें खो जाते हैं, रोना आता है, कई बार हंसना आता है, हम अपनी लाइफ से उसको रिलेट करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही थिएटर से बाहर आओ अगले दिन सब नॉर्मल हो जाता है। तो अगर हम अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपने एक्सपेंसेस को नहीं बल्कि अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, तो ये हमें एक ज्यादा ब्यूटीफुल लाइफ की गारंटी दे सकता है। इंस्टेड ऑफ कि हमारे इनकम बढ़ी तो हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए और मोटे मोटे ईएमआई बांध लिए, क्योंकि आने के लिए इनकम तो है ना उसको मीटअप करने के लिए। तो कंट्रोल दाई एक्सपेंसेस। और नेक्स्ट लेसन जो इस बुक से मिलता है, इसमें बहुत खूबसूरत एक बात लिखी गई कि अ मैन्स वेल्थ इज नॉट इन द पर्स ही कैरीज। एक इंसान की असली वेल्थ पर्स से मतलब है कि वो जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसमें हमारी एक्चुअल वेल्थ नहीं है। अ फैट पर्स क्विकली एम्प्टीज इफ देयर बी नो गोल्डन स्ट्रीम टू रिफिल इट। अगर हमारे पास रेगुलर इनकम का कोई साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है,
तो पैसा कितना ही पड़ा हो खत्म हो जाता है। इस अर्थ पे कहते हैं पानी ही पानी है, और अगर ग्लेशियर्स का पानी पिघल जाए, समंदर का लेवल बढ़ जाए तो कुछ ना बचे, इतना पानी है। लेकिन अगर उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया गया होता तो वो हमने कब का खत्म कर दिया होता और हमारी भी लाइफ खत्म हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि वो रिसाइकिल होता रहता है, क्योंकि वो पानी वापस से आता रहता है, इसलिए वो लाइफ खत्म नहीं होती, वो जिंदगी जो है चलती रहती है अर्थ के ऊपर। ठीक उसी तरह वो जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है, अगर हम उस रखे हुए पैसे को ही खर्चते रहते हैं, हम उस रखे हुए पैसे को ही वेल्थ समझते हैं, तो जिंदगी खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो करोड़ों रुपया जीत जाते हैं, एकदम से करोड़ रुपया मिला, क्यों? उसी पैसे को खर्चने लग जाते हैं, उसी पैसे से पैसा बनाने के बारे में नहीं सोचते। बड़ी अच्छी बुक इस बुक में एक बात बोली बोली गई, व्हाट यू सेव मस्ट अर्न एंड इट्स चिल्ड्रन मस्ट अर्न, दैट ऑल कैन गेट यू द अबंडेंस यू क्रेव। आप जो पैसा कमाते हो उसमें सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट। और मैंने लास्ट वीडियो में भी, आपको याद है, मैंने ये बात बोली थी कि हर फाइनेंशियल बुक में, कोई फाइनेंशियल बुक उठा के देख लो, उसमें ये जरूर लिखा होगा कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उस पैसे को खर्चो, इसका मतलब है जो पैसा आप कमाते हो उसमें सबसे पहले कुछ अपने लिए सेव करके रखो। मिनिमम 10% अमाउंट वो होना, मिनिमम 10% अमाउंट होना चाहिए। एक पर्सन अगर 50,000 रुपीज कमाता है और उसी में उसका गुजारा चलता है, अगर उसकी इनकम 60 हो जाए ना, तो वो 60 में अपना गुजारा चलाने लगेगा, क्योंकि उसी हिसाब से खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं वो इनकम 40 हो जाए तो वो 40 में भी गुजारा चलाने लगेगा। तो जब आपके पास कोई इनकम आती है तो ये समझो कि मेरे पास इतने पैसे कम आए हैं, क्या फर्क पड़ेगा? एक दो महीने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद ये एक रूटीन बन जाएगा और सेविंग की एक आदत डेवलप होगी। तो बड़े से बड़ा पर्स खाली हो सकता है, बड़े से बड़ी वेल्थ जो है आपके पास से जा सकती है, अगर इनकम का एक रेगुलर फ्लो ना बनता हो। जो आप कमा रहे हो वो उसको काम पे लगाओ, और फिर उसके बाद उनके बच्चों को भी काम पे लगाओ। दिस इज द ओनली वे कि आप वेल्थ को एक्यूमुलेट कर पाओगे और अपनी लाइफ में अबंडेंस को हासिल कर पाओगे, क्योंकि वो इनकम जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी, वो अकाउंट में पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपया भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी भी खत्म होने की एक लिमिट है। और एक और बहुत अच्छी बात बोली गई इसमें कि द फर्स्ट साउंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिक्योरिटी फॉर द प्रिंसिपल। कंसल्ट विद वाइज मैन इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी समवेयर। अब कई लोग जो हैं अपने मूल को ही, अपने प्रिंसिपल को ही दाव पर लगा देते हैं, उनको चाहिए बहुत ज्यादा रिटर्न, बहुत बड़े बड़े रिटर्न, तो वो ये नहीं देखते कि इसमें हमारा प्रिंसिपल भी सिक्योर होगा कि नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ इसमें अरकत के साथ। उसने क्या किया, जब उसके मास्टर ने, अलगमाश ने उसको बोला कि आपको अपने पैसे से पैसा बनाना चाहिए, तो उसने अपने एक दोस्त के कहने पर, उसका दोस्त जो कि ब्रिक मतलब ईंटें लगाता था, उसके कहने पर उसके दोस्त ने कहा कि हम कहीं से बहुत बड़े बड़े जवाहरात लेकर के आएंगे, कम कीमत पे लेके आएंगे, दूर देश से लेके आऊंगा नाव में जाके, बोट में बैठ के, और यहां आकर के उसको हम महंगा बेचेंगे। तो उसने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। कई बार ऐसे आइडियाज वाले लोग आपके पास भी आते हैं। अगर आते हैं तो कमेंट करके बताना कि क्या ये जन जन की कहानी है या नहीं है। तो उसने अरकत ने अपने मास्टर अलगमाश को बोला कि मैंने अपने पैसे को काम पे लगा दिया, अपने दोस्त को दिया है जो कि ऐसा करेगा। तो अलगमाश ने उससे पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या जौहरी है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तो वो करता क्या है? तो उसने बोला कि वो तो ईंटें लगाता है, ब्रिक्स का काम करता है। तो अलगमाश ने कहा कि फिर अपने पैसे को खोने के लिए तैयार करो, क्योंकि अगर तुमने उससे ईंटें लगाने का कोई काम करने के लिए सलाह या काम किया होता तो वो बहुत बढ़िया जाता, लेकिन उस ईंटे वाले को ज्वेलरी के बारे में या जेवरात के बारे में क्या पता। और यही हुआ, वो जो है इंसान लुट करके आ गया था, अपना सारा पैसा नकली ज्वेलरी में लगा के वो लेकर के आ गया, जो बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अलगमाश ने बोला कोई बात नहीं, ये एक लेसन है कि अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी इंसान आकर के आपको ये बोलता है कि इतना ज्यादा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो जरूर चेक करना चाहिए कि जिस एरिया में वो ये बात बोल रहा है, क्या वो उसका मास्टर है, क्या उसके पास ऑलरेडी एविडेंसेस हैं इस काम को करने के लिए। बहुत लोग आते हैं जी, ये मिलके ये काम करते हैं, इसमें 10 लाख रुपए लगाते हैं और इससे जो है ये हो जाएगा। पूछो क्या तुमने पहले किया है? क्या ऑलरेडी मुझे एविडेंसेस दे सकते हो कि तुम इसको ऑलरेडी कर रहे हो? क्योंकि अगर वो कर रहा होता तो आपके पास क्यों आता? समझ रहे हो? करा नहीं है, करने की ट्राई कर रहे हैं, और वो उस फील्ड से भी नहीं है। बहुत सी ऐसी सुनी सुनाई जगह पर लोग अपना पैसा लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो ये बात बोली गई कि द फर्स्ट साउंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिक्योरिटी फॉर द प्रिंसिपल। सबसे पहले अपने मूल को, अपने प्रिंसिपल को सिक्योर कीजिए। अगर आप अपने पर्स को मोटा करना चाहते हैं तो इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। ऐसा कुछ जरूर कीजिए जिससे आपके पास एक फ्यूचर इनकम का प्रॉमिस बंधे। आप ऐसी जगह पैसा जरूर लगाएं जहां से आपको फ्यूचर में रिटर्न मिले। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी लड़की की शादी किसी ऐसे इंसान से सिर्फ एक कंडीशन पे कर देते हैं कि वो सरकारी नौकरी करता है। मतलब पहले तो ये बहुत ज्यादा होता था कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो उसके साथ, मतलब चाहे वो कोई किसी भी तरह की जॉब करता हो, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है
इसका रीजन क्या था कि सरकारी नौकरी है? इसका रीजन ये था कि सारी जिंदगी की एक सिक्योरिटी है कि आज भी और कल भी और रिटायर होने के बाद भी पेंशन के तौर पर वो पैसा आता रहेगा। एक टाइम पर ये मानसिकता थी लोगों की, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअल में जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि कैसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो हैं वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए, खत्म हो गए, करोड़ों रुपए आया, लेकिन उन्होंने अपनी अय्याशियों पर या पैसे को समझा नहीं, पैसे के विज्ञान को, और यूं ही उसे खर्चते चले गए, और एक टाइम आकर उनको रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए कोई इनकम सिक्योर नहीं की थी। इसलिए कुछ ऐसे प्लान्स में जरूर इन्वेस्ट कीजिए जो आपके रहते और आपके रहने के बाद आपकी फैमिली को भी सिक्योरिटी दे सके। जैसे कुछ इंश्योरेंसेस, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस एक इंसान को जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे जरूर इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जो आपके बहुत बड़े पैसे को अचानक जहां चला जाता है उसको जाने से रोकते हैं। और नो वन इज इमॉर्टल, हम सब ने जाना है, तो एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान आपकी फैमिली को बहुत बड़ा बैकअप देता है। ठीक इसी तरह इसके साथ कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर पैसा मल्टीफोल्ड हो सके। कुछ ऐसे स्टॉक्स को चूज कीजिए जो रेगुलरली आपको डिविडेंड देते हो। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को जरूर देखिए जो आपको रेगुलर एक रेंटल इनकम देती हो, और ऐसी जगह हो जहां पर उसके बढ़ने के भी चांसेस हो। हाँ, मैं इस बात की वकालत करता हूं कि हमें रिटायर यंग होना चाहिए। इनफैक्ट एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, रिटायर यंग रिटायर रिच, और बहुत सारे लोग इस बुक सीरीज में कमेंट कर रहे हैं, तो जल्दी उस बुक की भी एक रिव्यू आपके लिए, कुछ लेसन्स उससे लेकर के आऊंगा। रिटायर यंग रिटायर रिच होना बहुत सही है, लेकिन मेरे जैसे लोग जो चाहते हैं कि हम काम करते ही रहें, मुझे काम में मजा आता है, आई लव माई वर्क, तो मैं, काम मेरे लिए बर्डन नहीं है, तो मैं रिटायर एटलीस्ट जो मैं काम अभी कर रहा हूं इससे मैं रिटायर नहीं होना चाहता। मैं, हाँ, इससे मुझे इनकम आनी बंद हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज बिल्ड कर लिए। लेकिन एक एज ऐसी आती है जब आप चाहकर भी काम नहीं कर पाते हो, आपकी एनर्जीज, आपकी हेल्थ या बहुत सारे और फैक्टर्स साथ में नहीं देते हैं। तो उस समय पर हमारे पास एक इनकम का होना हमारी उस लाइफ को, जो कि ऑलरेडी कई मिजरीज में हो सकती है, चांसेस हैं ज्यादा, उसको ज्यादा आसान बना सकता है। इनफैक्ट कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी आती है तो हमारे पास एक इनकम हो, पैसे का बैकअप हो, तो हम उस एज में उस चीज को हैंडल कर सकेंगे, क्योंकि पता नहीं कल को सिचुएशंस कैसी होंगी कैसी नहीं। इसलिए जो सबसे बड़ा साथी आपका उस समय में हो सकता है वो है एक ऐसी इनकम जिसका फाउंडेशन आप आज रख सकते हैं। तो जरूर ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपको एक फ्यूचर इनकम की गारंटी देता हो, श्योरिटी देता हो। लेकिन हाँ, किसी दूसरे के कहने पर नहीं, अपनी अपनी अकल को जरूर लगाकर, बुद्धिमानी को परख कर ऐसी चीजों को चूज कीजिए जहां से आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हो। और सबसे बड़ा लेसन जो मुझे लगता है कि हर इंसान को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। अपने क्राफ्ट के मास्टर बनो, ये बुक बोलती है। अगर आप अपने क्राफ्ट के, यानी जो काम आप करते हो, अगर आप उसके मास्टर नहीं बनते हो तो आपकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। कई तरह के पचड़े करने पड़ेंगे, 3 तरह से इनकम लेनी पड़ेगी, यहां से भी वहां से भी। लेकिन अगर आप अपने क्राफ्ट के मास्टर बने तो वो 3 तरह के स्ट्रीम्स जहां से आप इनकम लेने की पहले केस में सोच रहे थे, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे। मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया है कि एक इंसान जो योगा करवाने का मास्टर बना, आज लोग उसको 50 तरह की इनकम दे रहे हैं, उनकी कंपनी को, या यूं कह सकते हैं। एक इंसान जो क्रिकेट में बहुत अच्छा था, आज लोग उसको कमेंट्री के लिए भी बुला रहे हैं, आज लोग उसको आईपीएल की टीम में मेंटर भी बना रहे हैं, आज कंपनीज उससे एडवर्टीजमेंट भी करवा रही हैं, अपने सामान भी बिकवा रही हैं, और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। इसलिए नहीं कि उसने 10 अलग अलग स्ट्रीम्स ढूंढी पैसा कमाने के लिए, इसलिए कि वो एक चीज का मास्टर था। ये हर इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी है कि वो कभी अपनी जिंदगी में अपने क्राफ्ट का मास्टर बना। और आप अपने काम को इतनी शिद्दत से करो कि जो आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, आपके व्यूअर हैं, देखने वाले इंसान को ये लगे कि यार, इस इंसान में जो पैशन है अपने काम को लेकर, जो जील है, जो जज्बा है, जो जुनून है, वो अद्भुत है, वो कोलोसल है, वो स्टुपेंडस है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम अपने क्राफ्ट के मास्टर बनते हैं तो ये हमारी इनकम को बढ़ाने की संभावना को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली चीज है। खूबसूरत लेसन है, लेकिन कई लोग इसको लेसन ही समझते हैं। लेकिन अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो, अगर, तो मुझे आपसे आज ना एक चीज चाहिए। कोई लाइक नहीं मांग रहा हूं, कोई नहीं कह रहा हूं कमेंट करो, मैं मांग रहा हूं कि आप अपने क्राफ्ट के मास्टर बनो। आप अपने काम को इतनी शिद्दत से करो। मैं अक्सर, जब कोई इवेंट्स होते हैं ना, तो कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको एक चीज बोलनी हो, तो आप वो चीज क्या बोलोगे? तो मैं बोलता हूं, लव योर वर्क। अपने काम से मोहब्बत करो, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप उसके मास्टर बन सकते हो। आप उसके गुलाम नहीं रहोगे, आप उससे परेशान नहीं होगे काम से, आप उससे खुश होगे, आपकी वाइब्स बड़ी पॉजिटिव हो जाती हैं, एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव हो जाती हैं, और ये पॉजिटिव एनर्जीज अबंडेंस को, पॉजिटिव को आपकी तरफ अट्रैक्ट करके लेके आती हैं। जैसा हमने ये हैप्पी मनी वाली बुक में
इसके रिव्यू में हमने देखा था। खूबसूरत लेसन हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन छोटी सी बुक है और मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को पढ़ो। मतलब ये नहीं कि मैंने इसमें से कुछ लेसन्स बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस बुक में, छोटी सी बुक में, बहुत कुछ है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो जैसे ये बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ऐसे मैं दुआ करता हूं, चाहता हूं कि आप द रिचेस्ट मैन ऑफ योर सिटी बने, कि आपकी पैसे को लेकर के समझ ऐसी डेवलप हो जाए कि आप न सिर्फ खुद वेल्थ को एक्यूमुलेट करें, वेल्थ को जनरेट करें, फाइनेंशियली प्रूडेंट बने, फाइनेंशियली फ्री हो पाएं, बल्कि लोग आपके पास, जैसे अरकद के पास जाते हैं, वो अलगमाश के पास जाता है, ऐसे ही लोग आपके पास आए इन फाइनेंशियल लेसन को लेने के लिए। और ये चीजें न सिर्फ आप अपने तक रखें बल्कि दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसी सीरीज से कुछ पहले वीडियोस जो हमने बनाए, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ एंड स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उन्हें, अगर आपके पास समय हो, टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। बहुत ही काम के वीडियोस हैं।